बच्चों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग से आयोजित पाठशाला बंद लेकिन शिक्षण शुरू इस अंतर्गत ऑनलाइन अध्यापन वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो बच्चों, आज के तासिका का अध्यापन शुरू करते हैं। मैं कविता कैलाश लोहार विले पार्ले पश्चिम महानगर पालिका माध्यमिक पाठशाला में सहायक शिक्षिका इस पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम इस तासिका में कक्षा 9वीं विषय हिंदी पहली इकाई पद्य किताबें इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। किताबें इस कविता के कवि हैं गुलजार जी। इनका परिचय। गुलजार जी इनका वास्तविक में पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। बच्चों, ये जो गांव है ये अब वर्तमान काल में पाकिस्तान में है। हिंदी साहित्य के जगत में गुलजार जी एक प्रसिद्ध कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इनको पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियाँ चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज। बच्चों, कविता के कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियों की जानकारी लेने के बाद अब हम इनके पद्य संबंधी जानकारी देखेंगे। बच्चों, इस कविता की विधा है नई कविता। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा होती है। आधुनिक इसका अर्थ है आजकल, संवेदना इसका अर्थ है अनुभूति, परिवेश इसका अर्थ है आच्छादन या आवरण, वैविध्य इसका अर्थ है विविधता, नए शिल्प इसका अर्थ है नई कविता। नए जमाने की अनुभूति को साथ प्रस्तुत करना उसको नई कविता कहते हैं। जैसे गुलजार जी, इन्होंने अपने भावनाओं को नए विचारों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है, उसे नई कविता कहते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता में गुलजार जी पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बच्चों, इस आधुनिकीकरण वाले दौर में अगर देखा जाए तो हम मनुष्य धीरे धीरे उपकरणों के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है बच्चों, हमारे जीवन से किताबों का महत्व भी कम होता जा रहा है। और इसी पीड़ा को, इसी दर्द को प्रस्तुत कविता में शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बच्चों, किताबें इस कविता के पद्य संबंधी जानकारी लेने के बाद अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे, जहाँ पर हम प्रत्येक परिच्छेद का सरल अर्थ देखेंगे और साथ ही साथ उन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ भी लेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं अब इस कविता का अध्ययन करती हूँ। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर
इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। झांकना, इसका अर्थ है छिपकर देखना। तकना, इसका अर्थ है ताकना या देखना। अलमारी, इसका अर्थ है कई खानों वाला लोहे लकड़ी का बड़ा ढांचा। हसरत, इसका अर्थ है कामना, उम्मीद, इच्छा। सोहबत, इसका अर्थ है संगत। बच्चों, कभी कंप्यूटर के युग में किताबों के पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले लोग किताबें प्रतिदिन पढ़ा करते थे। किताबें पढ़ने से जो खुशी मिलती थी, किताबों से हमें प्रेम हुआ करता था। किताबें लोगों की शान हुआ करती थी। किताबें जो घरों में बड़े सलीके से सजाया करते थे, पर अब इस आधुनिकीकरण उपकरणों के वजह से अब ये दिखाई नहीं देता। पहले लोग हर शाम में चाय के साथ किताबें पढ़ते थे। रात को सोते समय किताबें पढ़कर सो जाते थे, पर अब महीनों गुजर जाते हैं, पर इन किताबों को अलमारी से कोई बाहर नहीं निकालता, कोई इसे पढ़ता नहीं। कवि कहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आगे की पंक्तियां। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। गुजर जाती है कंप्यूटर पर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। गुजरना, इसका अर्थ है बिताना। कदरें, इसका अर्थ है मायने या मूल्य। सेल, इसका अर्थ है कोशिका। बच्चों, कोशिका इसका अर्थ है हमारे शरीर में जो पेशियां होती है, उन्हीं को कोशिका कहते हैं। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है, तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती हैं। बच्चों, किताबों के सेल कभी मरते नहीं थे। जैसे हमारे शरीर के कोशिका कभी मरते हैं और कभी बढ़ते हैं, उसी तरह किताबों के सेल कभी मरते नहीं थे। आपसी संबंध अब दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों, जब हम घर पे जाते हैं, तब हमारे भाई बहन, माँ बाप, किसी के हाथ में मोबाइल होता है या कोई कंप्यूटर पर काम करते दिखाई देता है। अब कोई किसी से बात नहीं करता। अब कोई किताबें पढ़कर कहानी नहीं सुनाता। रिश्ते संबंधों के बारे में कोई बताता नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आगे की पंक्तियां। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। उधड़ना, सिलाई टूटना। सफ़ा, इसका अर्थ है पन्ना। सिसकी, इसका अर्थ है धीरे धीरे रोने का शब्द। लफ्ज, इसका अर्थ है शब्द। टूट, इसका अर्थ है टूट। मानी, इसका अर्थ है अर्थ। बच्चों, कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें
रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारें निकलने लगती हैं। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा टूट हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। आगे की पंक्तियां। जुबां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। जुबां इसका अर्थ है जीभ। जायका इसका अर्थ है स्वाद। तह बह तह इसका अर्थ है परत दर परत। पर्दा इसका अर्थ है कंप्यूटर का पर्दा। जाति इसका अर्थ है निजी। राब्ता इसका अर्थ है संपर्क। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब हम किताबों के पन्ना पलटते थे तब हमारी एक उंगली मुंह में जाकर उस उंगली को थूक लगाकर हम किताब का पन्ना पलटते थे और उसी से हमें किताबों का जो स्वाद है वो हमें मिला करता था। पर अब यह स्वाद कहीं खो गया है, क्योंकि कंप्यूटर पर उंगली से एक क्लिक करते ही पन्ना पलट जाता है। एक के बाद एक कोई भी पन्ना खोला जा सकता है। इसी कारण किताबों का महत्व कम होता जा रहा है। बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में कंप्यूटर की विशेषता बताने की कोशिश की है। आगे की पंक्तियां। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। सीना इसका अर्थ है छाती। गोदी इसका अर्थ है गोद। रिहल इसका अर्थ है किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने का साधन, जो मैंने आपको चित्र में दिखाया है। नीम सजदे इसका अर्थ है आधा माथा टेकना। जबी इसका अर्थ है माथा। इल्म इसका अर्थ है ज्ञान। आइंदा इसका अर्थ है भविष्य में। बच्चों, कवि किताबों के संपर्क में बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रख कर आधा माथा टेककर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। आगे की पंक्तियां। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुपके, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। रुपके इसका अर्थ है पुर्जा। छोटा पत्र चिट। शायद इसका अर्थ है संबंध है, कदाचित। इन पंक्तियों का भावार्थ। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे।
बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि गुलजार जी इन्होंने अपने दुख को, अपने भावनाओं को नए अनुभूति के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आधुनिकीकरण उपकरणों की वजह से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण किताबें हमसे दूर होती जा रही हैं। किताबों का महत्व अब कम होता जा रहा है। बच्चों, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनका जन्म दिन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और उसी दिन हमारे पाठशाला में वाचन प्रेरणा दिन मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने ही कहा कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। इन्हीं किताबों की वजह से हम एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, गुलजार जी यही कहना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में इस उपकरणों के साधन से आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर हमें किताबों से दूर नहीं होना चाहिए। हमें कंप्यूटर पर काम करते रहना ही चाहिए, पर उसी साथ किताबों को भी पढ़ना चाहिए। बच्चों, अब इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। बच्चों, आपको कुछ इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। कृति क्रमांक 1, वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत। बच्चों, किताबों की कौन सी आदत थी? उन्हें नींद में चलने की आदत थी। दूसरा सवाल, किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी। कौन सी कदरें सुनाती थी? कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। दूसरा, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चों, इन पंक्तियों में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। सोहबत, इसका अर्थ है कामना, उम्मीद या इच्छा। कदरे, इसका अर्थ है मायने या मूल्य। लफ्ज, इसका अर्थ है शब्द। जायका, इसका अर्थ है स्वाद। इल्म, इसका अर्थ है ज्ञान। तीसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। किताबें यहाँ रखते थे। बच्चों, किताबें कहाँ रखी जाती थी? एक, सीने पर। दूसरा, गोदी में। तीसरा, घुटनों पर। और चौथा, माथे से लगाकर। तो इस तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा, यही आशा करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।